नाउ जो फर्स्ट सिस्ट हम पढ़ रहे हैं वो है पेरी एपिकल सिस्ट। पहले हमने बात की कि सिस्ट कहाँ से आती है, रेस्ट ऑफ मलेसिस से आती है। अभी जो पेरी एपिकल सिस्ट है इसके एक दो नाम है, एक है रेडिकुलर सिस्ट और सेकेंड अपाइकल पेरियोडोंटल सिस्ट। रेडिकुलर सिस्ट हम क्यों कह रहे हैं, दरअसल होता ही है कि जो हमारी ये रूट है टूथ की, अब ये टूथ की जो रूट है यहाँ से लैटरल ओपनिंग्स निकलनी होती हैं, लैटरल कनाल्स निकलनी होती हैं। तो दरअसल जो पेरी एपिकल सिस्ट है उसमें हम बात ही क्या करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। तो होता ये कि जो इन्फ्लेमेशन है, एक तो ये एपेक्स है, यहाँ से इन्फ्लेमेशन आ जाती है, कहीं कहीं लैटरल कैनाल्स भी मौजूद होती हैं, तो इन्फ्लेमेशन वहाँ भी स्प्रेड कर जाती है, तो वहाँ पर भी सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। इस वजह से इसको हम रेडिकुलर सिस्ट या फिर हम इसको बोलते हैं लैटरल पेरी एपिकल सिस्ट। और ये जो है एपिकल पेरिडोंटल सिस्ट भी हम पेरी एपिकल सिस्ट को कह सकते हैं। पेरी एपिकल सिस्ट जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक टूथ है। अब इस टूथ की जो रूट है, जो एपेक्स है, रूट के एपेक्स, इसके सराउंडिंग में एक सिस्ट प्रेजेंट है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं पेरी एपिकल सिस्ट। अब ये जो पेरी एपिकल सिस्ट है इसका कॉज क्या, फिर क्या वजह होती है कि या फिर क्या स्टेप्स होते हैं कि ये सिस्ट फॉर्म होती है। इसकी हम पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि या तो कैरीज हो जाए या ट्रॉमा हो जाए या फिर जो पल्प है उसकी नेक्रोसिस हो जाए। तो होता यह है कि जैसे कोई कैरीज, फॉर एग्जांपल अगर हम कैरीज की एग्जांपल ले लें तो क्या होगा, बैक्टीरिया जैसे ही पल्प तक पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या करवाएगा, इन्फेक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा, इन्फेक्शन ऑफ पल्प। इसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, सेल्स आते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स वगैरह, प्लाज्मा सेल्स, तो इन्फ्लेमेशन होती है। अब इन्फ्लेमेशन के बाद क्या फॉर्म हो जाता है, ग्रैनुलोमा। ग्रैनुलोमा की जो है वो तीन मेन कंसर्न्स हैं कि ग्रैनुलोमा में आखिर होता है क्या। ग्रैनुलोमा में क्या, तीन चीज़ें होती हैं। पहला, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म होता है, तो ब्लड वेजल्स वगैरह बनती हैं, स्कार फॉर्मेशन होती है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं। अब यही जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं एनासिस्ट एपिथेलियल की प्रोलिफरेशन करवाते हैं। अब होता है एक्चुअली ये है कि जैसे ही इन्फेक्शन आया पल्प से, पल्प में जैसे ही इन्फेक्शन हुआ तो ये इन्फेक्शन है ये कहाँ जाता है, रूट की टिप पे जाता है। फिर ज़ाहिर सी बात है ऊपर से चलता आएगा इन्फेक्शन तो वो रूट की टिप तक जाएगा, वहाँ पे क्या करवाएगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। अब इन्फ्लेमेशन जो है वो क्या करेगी, ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होगी जिसमें ये तीन चीज़ें आ गई। अब जैसे कि हमने बताया था कि जो पेरी एपिकल सिस्ट है वो कहाँ से बनती है, रेस्ट ऑफ मलेसिस से, जो कि हर्टसीड एपिथेलियल रूट के रेमनेंट्स होते हैं। तो जैसे ही इन्फ्लेमेशन उसको जाके ट्रिगर करती है रेस्ट ऑफ मलेसिस को, तो वहाँ पे क्या होता है, एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन होती है। कुछ वहाँ पे आयरन्स बचे भी होते हैं एपिथेलियम के, तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी प्रोलिफरेशन होती है। अभी जो एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन होती है, अब इसको न्यूट्रिशन चाहिए होती है। अब ये न्यूट्रिशन है ये कहाँ से लेती है, अपने बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ से न्यूट्रिशन ले रही होती है। लेकिन जैसे इस एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन, एपिथेलियम थिक होती रहती है, तो इसका जो इनसाइड का जो मटेरियल है ना, जो इनसाइड की जो एपिथेलियम है उसको बाहर से न्यूट्रिशन लेने में मसला हो रहा होता है। तो जो इनसाइड क्या हो जाती है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट होती है एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन जाता है, और ये जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है ये सेपरेट कर देता है कनेक्टिव टिश्यू को उस नेक्रोटिक मटेरियल से। तो असल में जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है उसमें यही होता है कि जो डेड टिश्यू होता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड की एक्युमुलेशन आती है। अभी जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है इससे क्या होगा कि जो इनसाइड जो ल्यूमेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फ्लूइड आने शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मैं आपको करके बताऊँ
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नेक्रोटिक मटेरियल होता है क्या होता है, सेपरेट हो जाता है इस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड आना शुरू हो जाता है और इसका जो साइज़ होता है ये इनलार्ज हो जाता है और ये सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके साथ साथ जैसे कि जो सिस्ट है पेरिएपिकल सिस्ट है, इट मीन्स ये जो पेरिएपिकल सिस्ट है इसका मतलब है कि ये जो टूथ है उसके एपेक्स पे जो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब इतनी स्पेस इसके पास आई कहाँ से? होता ये है कि जब इस सिस्ट की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर क्या होता है, जो बोन होती है अल्वियोलर बोन, इसकी भी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी कह सकते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो आगे कहीं स्प्रेड ना करे। इस वजह से यहाँ पे एक स्पेस बन जाती है और यहाँ पे एक कैविटी सी बन जाती है। इसे अगर इसको हम रेडियोग्राफ पे देखेंगे तो वहाँ पे हमें रेडियोलुसेंसी नज़र आएगी। इसमें एक BCQ आता है। BCQ ये आता है कि वो कौन सा सिस्ट है जो कि नॉन वाइटल होती है। नॉन वाइटल का मतलब ये है कि अगर हम टूथ को परकस करेंगे चेक करने के लिए कि वाइटल है कि नहीं, तो अगर उसको परकस करने से उसमें पेन हो रहा है तो इट मीन्स कि टूथ जो है वाइटल है, मतलब उसका जो पल्प है वो इंटैक्ट है। और अगर उसको हम परकस करने से उसमें पेन नहीं होता है, इसका मतलब है कि टूथ जो है वो नॉन वाइटल है, कि जो पल्प जो है वो नेक्रोज्ड हो चुका है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं है। ज़्यादातर जो पेरिएपिकल सिस्ट होती है वो एंटीरियर मैक्सिला में हो सकती है और इसके अलावा ये मैंडिबल में भी हो सकती है। पोस्टीरियर, एंटीरियर मैक्सिला एंड पोस्टीरियर मैंडिबल। जैसे मैंने कहा कि अगर हम रेडियोग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे हमें रेडियोलुसेंसी नज़र आएगी। अभी जो रेडियोलुसेंसी है अगर उसमें हो रही है एंटीरियर्स में हो रही है इंसाइजर्स में, तो उस रेडियोलुसेंसी को हम बोलते हैं ग्लोब्यूलो मैक्सिलरी रेडियोलुसेंसी। अगर ये मैक्सिला में हो रही है एंटीरियर्स में तो इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलो मैक्सिलरी रेडियोलुसेंस। अच्छा, एक और सवाल किया जाता है कि अगर हम इसकी हिस्टोपैथ देखें, हिस्टोपैथोलॉजी देखें, मतलब टिश्यूज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब पेरिएपिकल सिस्ट होती है, क्योंकि कंफर्मेशन जो होती है आफ्टर बायोप्सी हम करते हैं या रेडियोग्राफ के थ्रू हम करते हैं। तो अभी जो हिस्टोपैथोलॉजी हम देखेंगे तो उसमें क्या हमें नज़र आएगा, एक तो क्या होता है एपिथेलियम होती है और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब ऐसे ऊपर एपिथेलियम होगी और इसके नीचे क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये एपिथेलियम है और ये वाला पार्ट जो है कनेक्टिव टिश्यू है। एपिथेलियम में हमें रस्टन बॉडीज़ नज़र आएंगी, ठीक है, थोड़ी सी कर्व होती है, रस्टन बॉडीज़ नज़र आएंगी हमें। अभी रस्टन बॉडीज़ ये क्या होती हैं, ये कर्व्ड बॉडीज़ होती है ड्यू टू एनी हीमोरेज, कोई भी हीमोरेज हुआ होगा उसकी वजह से हमें बॉडी नज़र आएंगी। अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमें मिलेंगे, जैसे कि प्लाज्मा सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे। इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्लाज्मा सेल्स हो सकते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स, और इसके अलावा हमें मिलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। ये जाइंट सेल्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस को भी हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। और कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट जो सेल वॉल होती है जब उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है ना, तो वो फिर उसके ब्रेकडाउन से क्या हमें क्या मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं इन कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अलावा हमें वहाँ पे हीमोसिड्रिन भी मिलता है। एंड रुसेल बॉडीज, रुसेल बॉडीज क्या होती हैं, एक्यूमुलेशन हो जाती है प्लाज्मा सेल्स की या फिर गामा ग्लोब्यूलिन्स की, तो वहाँ पे हमें रुसेल बॉडीज़ मिलती हैं। तो ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है वो हमें रुसेल बॉडीज़ मिलेंगी और जो एपिथेलियम है उसमें हमें रस्टन बॉडीज़ मिलेंगी। ये भी आपका एक BCQ बन सकता है। और रही बात हीमोसिड्रिन की, तो हीमोसिड्रिन क्या होता है, ये जो RBCs होती हैं
उनकी जैसी ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ से हमें आयरन नहीं मिलता है। तो जो आयरन होता है ये आयरन के पिगमेंट्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हेमोसिडिन। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमें ये 4 चीज़ें मिल सकती हैं।